हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। मैं पारुल और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपनी एनसीईआरटी उड़ान क्लासेस में। हमने एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक क्लियर किए हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी किए हैं और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक क्लियर। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इसी वजह से 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर किया करिए और जो भी मेरी प्रॉब्लम हुआ करे, कमियां हुआ करें, वो कमेंट में ज़रूर बताया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। कैसा भोजन करना चाहिए, भोजन कैसे रखना चाहिए, कैसे ख़राब नहीं होता है, अगर हमने दूषित भोजन किया है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, कौन कौन से रोग होते हैं, उन सब पे आज हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं, भोजन की आवश्यकता। ठीक है, भोजन की आवश्यकता। भोजन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? अगर हम भोजन ही नहीं करेंगे तो क्या हम कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। भोजन की आवश्यकता हमारे जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारे बॉडी को चार्ज करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और वो भी भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन बिल्कुल ही शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, दूषित भोजन करेंगे तो आप चार्ज होने की जगह बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जो हम काम करते हैं उसमें एनर्जी वेस्ट होती है। अगर हम कोई भी काम करेंगे, ठीक है, बोलेंगे और चलेंगे, दौड़ेंगे या फिर अदर्स कोई काम करेंगे तो उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट होती है और वो एनर्जी को फिर से चार्ज करने के लिए हमें शुद्ध भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अगला है कि भोजन के परिरक्षण की आवश्यकता। पहली बात तो ये देख लेते हैं कि परिरक्षण होता क्या है। ठीक है, परिरक्षण क्या होता है? एनसीईआरटी में थोड़े जो वर्ड होते हैं थोड़े टफ दे दिए जाते हैं, मतलब शुद्ध हिंदी में दे दिए जाते हैं, तो उनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि परिरक्षण होता क्या है। परिरक्षण वो प्रक्रिया होती है जिससे हम अपने भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं लंबे समय तक। ठीक है, भोजन को शुद्ध बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस हम अपनाते हैं वो परिरक्षण कहलाता है। चाहे वो सुखाना हो, फ्रीजिंग करना हो या फिर अदर कोई तरीका हो, ठीक है, वो परिरक्षण कहलाता है। अब है कि भोजन के परिरक्षण की आवश्यकता होती क्यों है? भोजन के परिरक्षण की आवश्यकता ये होती है कि डेली जैसे हम लोग भोजन सुबह दोपहर शाम वाला जो करते हैं वो तो हम बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको हम डेली नहीं बना सकते हैं। उनको एक बार बना के रखेंगे तो उसको यूज़ करते हैं हम काफ़ी दिनों तक, उसको डेली नहीं बना सकते हैं। जिस तरीके से हम दालें ले लेंगे, दालें जब गांव में आपने देखा होगा, दाल जो होती हैं वो पेड़ों से पहले तोड़ी जाती हैं, फिर उनको सुखाया जाता है। सुखाया किस लिए जाता है? ताकि उनको हम आगे आने वाले दिनों में अच्छे से यूज़ कर सकें। अब थोड़ा थोड़ा लेके तो हम उनको सुखा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको हमें लंबे समय तक चलाना होता है, जिनको हम डेली नहीं बना सकते हैं, उनको एक बार बना के रख लेते हैं। इसीलिए इसको परिरक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी भोज्य पदार्थ को ज़्यादा दिनों तक चलाने के लिए जो उसको संभालने के लिए प्रक्रिया होती है कि ये खराब ना हो, दूषित ना हो, इसमें कीड़े ना पड़ें, ये सब प्रक्रिया जो होती है इससे बचाने के लिए वो परिरक्षण कहलाती है। और परिरक्षण की आवश्यकता इसीलिए हमें होती है कि भोजन हमारा दूषित ना हो। ठीक है, अगला है भोजन का खराब होना। ठीक है, भोजन का खराब होना। भोजन हमारा कैसे खराब हो जाता है? भोजन में जब भी कभी नमी रह जाती है, ठीक है, बाहर से आने वाली एयर जो होती है, एयर में आपने कभी देखा होगा कि कहीं से थोड़ी सी धूप आ रही हो, आप प्रैक्टिकल करिएगा, थोड़ा सा कहीं देखिएगा, ऐसा कोई आपके घर का पार्ट हो जहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी धूप आ रही हो और आप वहाँ से दूर से देखिएगा, बस उतने ही पार्ट में जितने में धूप आ रही हो आपको छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। इससे ये पता चलता है कि वायु में जो होते हैं वो छोटे छोटे मात्रा में पार्टिकल एक कण पाए जाते हैं, तो उन्हीं में वायु से ही जीवाणु या फिर कवक आते हैं। ठीक है, दूसरा है कि भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले कारक कौन से होते हैं? जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको खराब करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? तो सबसे पहला कारक होता है कवक। अब ये कवक होता क्या है? क्या आपने देखा है? जी हाँ, आपने देखा है कवक को।
आपने कभी भी ब्रेड देखा है या फिर रोटी देखी है जिसपे थोड़ी सी नमी रह गई हो, 2-4 दिन बाद उस पर हल्की सी रुई जैसी आपको आकृति दिखाई देगी, रुई ऐसा लगता है जैसे रुई रखी गई हो, ठीक है। तो वो जो चीज़ होती है नमी सी जो होती है, रुई जैसी दिखाई देती है आपको, वही कवक होता है। और मोस्टली गांव की लैंग्वेज में जो इसे फफूंद का नाम दिया जाता है कि ये फफूंद होती है, ठीक है। इसको आप कभी प्रैक्टिकल करिएगा कि फ्रिज में कोई भी टमाटर वगैरह या फिर कोई अन्य वेजिटेबल या फिर रोटी आप रख दीजिएगा और फ्रिज को 1-2 दिन के लिए ना चलाइए, ठीक है। अब जब 1-2 दिन के लिए फ्रिज आप नहीं चलाएंगे, फ्रिज का यूज़ नहीं होगा, तो अंदर रखे वाले जो आपने कोई भी पदार्थ रखा हुआ है उसको जब उठाएंगे तो उसके आसपास देखेंगे उसमें हल्की जैसी फफूंद जैसी संरचना दिखाई देगी या फिर कवक आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कवक। कवक जो होता है कि हमारा जो भोजन होता है, ठीक है, उसको दूषित कर देता है। और दूषित कैसे करता है, उसमें नमी रह जाती है, ठीक है। तो नमी रहने के कारण उसमें कवक जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से ये खराब हो जाता है, ठीक है। अगला है जीवाणु, ठीक है। अब जीवाणु क्या है? जीवाणु तो हर जगह है, मतलब हर जगह होते हैं जीवाणु, ठीक है। चाहे आप एयर कह लीजिए, खाना पीना कह लीजिए, कोई भी, मतलब हमारे वायुमंडल में जितनी हवा है, हवा में छोटे छोटे जीवाणु आपको इधर उधर तैरते मिलेंगे। नॉर्मली हमें ऐसे आंखों से नहीं दिखाई देता है, लेकिन जीवाणु को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अब ये कैसे आपको दूषित करता है? आप पानी पीते हैं, हवा के माध्यम से उसमें जाता है, आप ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के माध्यम से आपके बॉडी में एंटर करता है, जीवाणु होता है। और यही चीज़ें अगर सबसे ज़्यादा तो ये पानी पीने से और दूषित भोजन करने से होता है, क्योंकि अगर आप दूषित पानी और दूषित भोजन करेंगे तो ये आपकी बॉडी में एंटर करेगा, और जब ये आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आपकी जो अंदर की मतलब पार्टिकल्स होते हैं, ब्लड होते हैं, उनमें इंटरेक्ट करके ये आप में निमोनिया जैसी, हैजा जैसी, ये सारी बीमारियां आपको दे देता है। इसी वजह से भोजन को हमें ताज़ा ही बनाना चाहिए, ताज़ा ही खाना चाहिए, ज़्यादा देर या फिर ज़्यादा दिनों का भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला है ईस्ट या खमीर, ठीक है। ईस्ट या खमीर क्या होता है? ईस्ट भी एक तरीके का मतलब भोजन को दूषित करने वाले जीवाणु होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। पहली बात तो ये एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं। दूसरी बात, ये कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करके ये कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में चेंज कर देते हैं और फिर उसमें खट्टापन आ जाता है, ठीक है। उसमें ये कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करते हैं और इनको पनपने के लिए पहली तो नमी होना चाहिए, दूसरा इनका टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ठीक है। पहला नमी होना चाहिए और दूसरा तापमान, ठीक है। और जो तापमान होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। ईस्ट जो है इसको नमी और तापमान की आवश्यकता होती है और ये कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करके उसको अल्कोहल में चेंज कर देता है, ठीक है, और उसमें खट्टापन आ जाता है। कभी कभी आपने दूध देखा होगा कि दूध में खट्टापन आ जाता है, ठीक है, तो वो इसी के कारण होता है। और उसको हम अच्छी तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब लाभदायक कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे देता है? तो जो ईस्ट होता है इसमें खट्टापन होता है, इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनको मतलब सड़ा के बनाई जाती हैं, एक तरीके से कह लीजिए, ठीक है। तो उसमें ईस्ट की 3 से 4 बूंद डाल के उसको 3-4 घंटे के लिए रख दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ईस्ट डालेंगे, 3-4 घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसका यूज़ करते हैं। आप जलेबी ले लीजिए, जलेबी हम लोग बनाते हैं, उसका घोल तैयार करते हैं, उसमें ईस्ट मिला देते हैं, फिर उसको कुछ देर के लिए रख देते हैं, उसके बाद जब जलेबी बनाते हैं तब वो बनके तैयार होती है, ठीक है। अगला है कीट पतंगे, ठीक है। अब भोजन को कीट पतंगे कैसे दूषित करेंगे? अब कीट पतंगे जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि जैसे मोटे अनाज होते हैं, आप चना ले लीजिए, दाल ले लीजिए, ठीक है, चावल ले लीजिए, अगर हम इनको ज़्यादा दिनों तक एक ही डिब्बे में भर के रखेंगे, इनकी केयर नहीं करेंगे, इनकी देखभाल नहीं करेंगे, तो इनमें चावल में आपने वाइट कलर के छोटे छोटे कीड़े देखे होंगे, चने होंगे आपने उसमें हल्के से उड़ने वाले छोटे छोटे से कीट देखे होंगे जिन्हें भुनगे कहते हैं, ठीक है।
वो पड़ जाते हैं। इसी वजह से चाहे चावल हो, चाहे चना हो, मटर हो, गेहूं हो, इनको एक टाइम पे मतलब टाइम टू टाइम धूप दिखानी पड़ती है, क्योंकि जब वो धूप के कांटेक्ट में आते हैं तो धूप के जो टेम्परेचर होता है उससे उनकी जो नमी थोड़ी बहुत भी बचती है मोटे अनाजों में, वो वाष्पित हो जाती है, ठीक है, सूरज की रोशनी में, और वो फिर सुरक्षित हो जाता है, फिर उनको रख दिया जाता है। ऐसे थोड़े थोड़े टाइम के बाद उनको धूप दिखाना ज़रूरी होता है। इस तरीके से हम अपने मोटे अनाजों को भी सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। अगला है भोजन के परिरक्षण की विधियां। परिरक्षण का भी मैंने मतलब बताया था कि परिरक्षण का मतलब होता है कि भोजन को किस तरीके से कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसकी विधियां क्या हैं? सबसे पहले विधि है सुखाना या निर्जलीकरण करना। सुखाना, अब सुखाने से पता चल रहा है कि कोई भी भोजन को सुखाना, अब रोटी चावल बनी हुई सब्जी को तो हम सुखा नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम सुखा कर स्टोर कर सकते हैं। पहली बात तो आप ले लीजिए कि जैसे कभी दूध, आप दूध पाउडर देखते हैं, दूध पाउडर कैसे बनता है? पहले तो खूब बड़ा सा एक मतलब एक ही उसका गोल तला नहीं, उसका तला जो होता है वो समतल होता है, ठीक है, किनारे से थोड़ा थोड़ा उठा हुआ होता है। उसको नीचे हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म करते हैं और दूध डाल के एक पतली सी लेयर बनाते हैं, और जैसे ही उसमें दूध डालते हैं उसमें नीचे से उठता है टेम्परेचर, और जब उसमें टेम्परेचर होता है ऊपर से हल्की सी परत की दूध की परत होती है, तो वो वैसे ही जितना भी दूध में वाटर होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है, वो उड़ जाता है नीचे से टेम्परेचर की वजह से, और उसमें वो जो दूध होता है वो पाउडर के रूप में बदल जाता है। तो सबसे बढ़िया उदाहरण है कि जो मिल्क पाउडर होता है वो इसी का सुखाने का या निर्जलीकरण का माना जाता है, ठीक है। अगला है उबालना। इसको भी दूध से हम समझ लेंगे। हम लोग दूध यूज़ करते हैं, उसको अगर हम बॉयल नहीं करते हैं तो वो ख़राब हो जाता, फट जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से मिल्क को बॉयल कर लेते हैं, ताकि वो एक मिल्क को बॉयल करने के लिए लमसम जो टेम्परेचर होता है वो 63 डिग्री पे होता है, उसको हम बॉयल करते हैं। मिल्क को 63 डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं और फिर 5 सेकंड के लिए उसको 72 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करते हैं, और उसके बाद उसको ठंडा कर देते हैं, ठीक है, 10 या फिर 9 डिग्री सेल्सियस पे उसको ठंडा कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके जो हमारा मिल्क होता है वो भी सुरक्षित हो जाता है। ठंडियों में आपने देखा होगा कि मिल्क को आप सुबह बॉयल कर सकते हैं तो अगले दिन सुबह तक चला सकते हैं, लेकिन गर्मियों में ये प्रोसेस नहीं होता है। गर्मियों में ये होता है कि आपने सुबह मिल्क बॉयल किया है तो आपको शाम को फिर से, अगर सुबह तक चलाना है तो आपको शाम को फिर से बॉयल करना पड़ेगा मिल्क को, क्योंकि गर्मियों में जो होता है वो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बैक्टीरिया बहुत एक्टिव होते हैं, और ठंडियों के मौसम में बैक्टीरिया उतने एक्टिव नहीं हो पाते हैं इसी वजह से, ठीक है। और दूसरा है ठंडा करना, ठीक है। ठंडा करने के 2 पार्ट दिए गए हैं, एक फ्रीजिंग, एक प्रशीतन, ठीक है। फ्रीजिंग करना या प्रशीतन करना। फ्रीजिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी भोज्य पदार्थ को फ्रीजर में लगा दीजिए, ठीक है। ठंडा करने के लिए फ्रीज का यूज़ हर घर में सब लोग करते हैं, फ्रीज में लगा देते हैं, जिससे वो नॉर्मली 2 या 3 दिनों तक हम अपने भोजन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब डेली बनाने वाला भोजन हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, 3-4 दिनों तक फ्रिज में लगा लिया कि आज बना लिया, चलो अब नहीं बनाते हैं, अब 3-4 दिनों तक यही खाना है, ऐसा नहीं करना है। वो चीज़ें हम लगाते हैं जैसे सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गया, ये हम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीजिंग करना। अब प्रशीतन क्या हो गया? प्रशीतन क्या होता है? अब घर में तो सबके फ्रिज होता ही है, लेकिन मान लीजिए किसी के घर में फ्रिज नहीं भी है, तो अगर उसको कैसे भी अपने सब्जियों को, फलों को ज़्यादा दिनों तक चलाना है, ज़्यादा क्या मतलब 2-3-4 दिनों तक चलाना है, तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो वो एक गीला कपड़ा लेते हैं, मतलब कपड़ा लेते हैं, एक कॉटन का या सूती कह लीजिए, ठीक है। उसको गीला करते हैं, गीला करने के बाद जितनी भी सब्जियां या फल होते हैं उसको इसमें लपेट देते हैं, ठीक है। तो वो ठंडा बना रहता है, ठंडा बना रहता है, तो इसी वजह से वो सुरक्षित रहता है, ठीक है। अगला है हिमीकरण, ठीक है। हिमीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे कस्टर्ड पाउडर, सूप, या मतलब कोई भी मोटा अनाज होता है या फिर मोटी चीज़, बीज ले लीजिए, जैसे हम कॉफ़ी का एग्जांपल ले लेते हैं। कॉफ़ी जो होता है, कॉफ़ी के बीज होते हैं, ठीक है। अब हम कॉफ़ी के जब बीज तोड़ते होंगे तब तो इतने कठोर नहीं होते होंगे, ना इतने सूखे हुए होते होंगे, वो
ताजे होते होंगे। ठीक है, ताजे का मतलब ये होता है कि उसमें अंदर नमी होती है। ठीक है, कोई भी बीज आप निकालिएगा उसमें जो सॉफ्ट हो, इतना हार्ड ना हो, उसमें नमी रह जाती है। वो नमी किस तरीके की, जैसे हम चना या बादाम को शाम को पानी में भिगो देते हैं, सुबह जब निकालते हैं तो वो उतना हार्ड नहीं रह जाता है जितना सूखने के टाइम होता है। ठीक है, वो भिगोने के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। वैसे ही बीज होते हैं, जो पौधों के बीज होते हैं, और बीज से ही कॉफ़ी बनाई जाती है। तो उन बीजों को तोड़ के सुखाया जाता है। ठीक है, सुखाने के बाद उसको पीसा जाता है। तो यही जो सुखाने की प्रक्रिया है, यही हिमीकरण कहलाती है। ठीक है, अगला है रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग। ठीक है, रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। रासायनिक पदार्थ ये होते हैं, मतलब जैसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं, और हम लोग इनका उपयोग जो है वो उनको मिला के, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम उनका यूज़ करने के लिए नमी होने के बावजूद भी उनको हम काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि सोडियम मेटाबाइसल्फेट होता है। ठीक है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट होता है, और सिरका होता है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इनमें बैक्टीरिया को रोकने की ताकत होती है। इसीलिए आप देखते हैं हम लोग सिरका बनाते हैं। आप कहेंगे कि सिरकों को तो सुखाया नहीं जाता है। ठीक है, उसको तो हम लोग, वो गीला ही रहता है, उसमें नमी रहती है, फिर भी उसको ज़्यादा दिनों तक चला सकते हैं। तो उसको चला इसलिए सकते हैं क्योंकि उसमें हम लोग सिरका यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग तेल यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग नमक यूज़ करते हैं। तो नमक, तेल, सिरका, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत होती है। इन चीज़ों में बैक्टीरिया नहीं पनप पाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों में जो होते हैं वो बैक्टीरिया नहीं पनप पाते हैं। इसी वजह से इनका हम यूज़ सिरका बनाने में, अचार बनाने में करते हैं। ठीक है, इसी वजह से। और अचार को बनाने से भी पहले अगर हम आम का अचार ले लें तो आम को काट के हमें पहले सुखाया जाता है। सुखाने का मतलब ये होता है कि उसकी मोस्टली जो नमी होती है उसको ख़त्म किया जाता है। उसके बाद ही अगर पानी की थोड़ी सी भी बूंद रह जाती है तो उसमें फिर ये कवक पकड़ लेता है, फफूंद हो जाती है। ये जो कवक होता है ना, अगर थोड़ी सी भी नमी रह जाएगी तो अचार में ये भाई साहब ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से उसकी नमी को पूरी तरीके से सोख लिया जाता है। ओके, अगला है डिब्बा बंद या फिर कैनिन। प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट में आते हैं, मॉल्स में आपने देखा होगा। अधिकतर जो होते हैं मॉल्स में लोग शॉपिंग करते हैं, बाहर तो हाँ मिल जाता है, लेकिन मॉल्स में अधिकतर देखा होगा रखे रहते हैं। चाहे आप दाल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, चने ले लीजिए, फिर अखरोट, बादाम, पिस्ता, कुछ भी ले लीजिए, ये डिब्बे में बंद करके आते हैं। तो इसको एक टेम्परेचर पर एक तरीके से इसकी नमी को हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, सुखा दिया जाता है। उसके बाद इसको डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद इसको मार्केट में भेजा जाता है सेल करने के लिए। ठीक है, तो यही चीज़ डिब्बा बंद कैनिन होता है। जितने भी डिब्बे में बंद प्रोडक्ट होते हैं उनको पहले एक टेम्परेचर पे उनको सुरक्षित किया जाता है कि अगर ये मार्केट में कुछ दिनों तक रुक सकें या फिर टिक सकें तो ये खराब ना हो। इसी वजह से इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आता है पाश्चरीकरण। ठीक है, पाश्चरीकरण। अब ये क्या होता है, अब ये मैंने भी मिल्क वाला आपको एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, मिल्क वाला एग्जाम्पल बताया था कि मिल्क को हम लोग बॉयल करते हैं फिर ठंडा करते हैं। सेम वही एग्जाम्पल है कि इसका जो फॉर्मूला अगर आप देख लीजिए तो वो होता है ठंडे से गर्म। ठीक है, ठंडे से गर्म और गर्म से ठंडा। अब ये क्या प्रोसेस है, ये प्रोसेस ये है, मिल्क हम लोग जब जिनके घर में जानवर हैं तो घर में ही होता है। बाकी अगर हम कहीं और से लेते हैं, जो दूध वाले अंकल आते हैं, ठीक है, उनसे लेते हैं तो वो आपको बॉयल करके तो देंगे नहीं, वो नॉर्मली मिल्क लाते हैं, वो होता है ठंडा। ठीक है, वो होता है ठंडा, और उसके बाद हम उसको बॉयल करते हैं। ठीक है, बॉयल हमने कब बताया कि उसको लगभग आधे घंटे तक 63 डिग्री सेल्सियस, लगभग आधे 30 मिनट तक 63 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 सेकेंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं। आधे घंटे के लिए 63 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं और 5 मिनट के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं। ठीक है, हीट हो गया, उसके सारे कीटाणु मर गए। उसके बाद हम लोग उसको
10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर देते हैं, सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, मिल्क हमारा बिल्कुल सुरक्षित होता है। तो ये होता है पाश्चुरीकरण, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस था और बाकी जो बचा कंटेंट है वो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगी, उसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। और मैंने एक एग्जांपल लेके बता रखा था कि आप भोजन को कैसे खराब या दूषित कैसे देख सकते हैं। आप ये अमरूद है, ठीक है, गुआवा है, अमरूद है, इसको हम लोग चाकू से काटेंगे, ठीक है, चाकू या नाइफ से हम लोग काट लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको काटने के 2-3 घंटे बाद आप इसको देखेंगे कि जो कटी हुई परत है ऊपर की, वो वाइट की बजाय कुछ रेड होते हैं जो गुआवा होते हैं, और कुछ वाइट होते हैं, ठीक है, और कुछ ग्रीन होते हैं, जो पक्के नहीं होते वो ग्रीन रहते हैं, ठीक है। इनको काटेंगे तो वाइट, जब तुरंत काटेंगे तो आपको वाइट वाइट दिखाई देगा अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप 3-4 घंटे के बाद इसको रख देंगे तो उसके बाद देखेंगे आप हल्का सा ब्राउन लेयर इस पे आ जाती है, ठीक है, इसकी जो लेयर है वो काली होने लगती है। तो वो ये है कि ये इस पे बैक्टीरिया, मतलब ये एयर के कांटेक्ट में आता है, जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो इस पे बैक्टीरिया बैठने लगते हैं, पनपने लगते हैं और धीरे धीरे ये खराब होने लगता है। इसी वजह से अगर कोई भी फ्रूट खाएं तो या फिर उसको पूरा खा जाएं, काट के ज़्यादा देर तक ना रखें। अगर आपसे पूरा नहीं खाया जा रहा है तो शेयर कर लें, शेयर करना ज़्यादा अच्छा होता है, एक से भले दो वाला सिस्टम होता है, ठीक है। तो आज की ये क्लास थी, और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही आप लोग कर लीजिए, और आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। थैंक यू सो मच।